हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पर। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक बात बताओ मुझे कि भैया ये जो आपके पास में है कौन सा स्ट्रेन न्यूमोनिया फैलाता है? कौन सा स्ट्रेन आपके पास, कौन सा स्ट्रेन है जो न्यूमोनिया फैलाता है? न्यूमोनिया फैलाता है, न्यूमोनिया फैलाता है। वो कौन सा स्ट्रेन है? न्यूमोनिया फैलाता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब देना है, सही जवाब वो भी देना है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि ये जो आपका रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया था? आनुवांशिक पदार्थ का रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया था? सिद्धांत किसने दिया? वो कौन से वैज्ञानिक थे, किसने दिया था? दूसरी बात यहां पर आती है, तीसरा नंबर है कि मनुष्य में कितने न्यूक्लियोसोम हो सकते हैं? मनुष्य में कितने न्यूक्लियोसोम हो सकते हैं? कल की क्लास में पढ़ाया था, न्यूक्लियोसोम हो सकते हैं। जो बच्चे क्लास देख रहे हैं वो सही जवाब देंगे, जो रिकॉर्डेड सेशन देंगे कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। कितने न्यूक्लियोसोम हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 चौथा सवाल आपके सामने है कि डीएनए को बाइंड करने के लिए कौन सा प्रोटीन चाहिए होता है? करने के लिए बाइंडर प्रोटीन कौन सा होता है? बाइंडर प्रोटीन कौन सा होता है? प्रोटीन कौन सा है? मतलब H3, H4, H5 कौन है? कौन सा है? ये क्वेश्चन हो गया। और सबसे आखिरी में एक बेहतरीन सा क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि हिस्टोन क्षारीय कौन से अमीनो अम्ल की वजह से होता है? क्षारीय कौन से अमीनो अम्ल के कारण होता है? कौन से अमीनो अम्ल के कारण होता है? कौन से अमीनो अम्ल है जो आपके इस चीज को कारण होता है, क्षारीय बना देते हैं? ये क्वेश्चन आपके सामने है। 5 क्वेश्चन है मेरे बच्चे, फटाफट जवाब दे दो और कह दो कि हाँ इनमें से सही जवाब कौन सा है। अरे कमेंट किधर है भैया? अरे किधर है तुम्हारे सही आंसर? जल्दी 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 बताओ और शेयर करो अपने सभी दोस्तों से। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ये चैनल आपका है और इस पे आपके व्यूअरशिप बढ़िया होनी चाहिए ताकि बच्चों को दिखना चाहिए कि हाँ जी कुछ पढ़ाया है, कुछ मजा आया है पढ़ के, कुछ चीजों को पढ़ा है, डिटेल किया है हमने। पहला सवाल, कौन सा स्ट्रेन न्यूमोनिया फैलाता है मेरे बच्चे? एस स्ट्रेन फैलाता है। कौन फैलाता है? एस स्ट्रेन। एक बारी और मुझे बात बता दो कि ये एस स्ट्रेन जो है, ये जो भैया ऐसे स्ट्रेन है, ये ऐसे स्ट्रेन ही क्यों फैलाता है? ये जो ऐसे स्ट्रेन है यही क्यों फैलाता है? इसके पास बेटा बाहर की तरफ में जो है ना, एस स्ट्रेन के बाहर की तरफ में एक पॉलीसैकेराइड पाया जाता है, चमकीला। इनके बाहर एक चमकीला परत पाया जाता है पॉलीसैकेराइड का, और वही चमकीला परत इसे टॉक्सिक बना देता है, पैथोजेनिक बना देता है, जो इसे बीमार कर देता है, बहुत बीमार कर देता है। रूपांतरण सिद्धांत किसने दिया था? इसे दिया था द ग्रेट ग्रिफिथ साहब ने। किसने दिया था? ग्रिफिथ साहब ने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। किसने दिया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ साहब ने दिया था। फ्रेडरिक ग्रिफिथ वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सारी बातें बताई थी। इसके अलावा मनुष्य में कितने न्यूक्लियोसोम हो सकते हैं? तो हमने पढ़ा था 3.3 इंटू 10 की पावर 7। 3.3 इंटू 10 की पावर 7 न्यूक्लियोसोम मॉडल हो सकते हैं। हो सकते हैं। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है, हाँ या ना? जल्दी 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 बताइए, यहां पर बताइए यार, सही आंसर क्या हो सकता है? ये सही बात है कि नहीं? उसके बाद डीएनए को बाइंड करने के लिए बाइंडर प्रोटीन कौन सा हो सकता है? बेटा H1 प्रोटीन। H1 हिस्टोन का H1 इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और सबसे आखिरी पार्ट आता है हिस्टोन क्षारीय कौन से अमीनो अम्ल के कारण होता है? हिस्टोन क्षारीय अमीनो अम्ल के कारण होता है। इसके लिए होते हैं बेटा, एक होता है लाइसिन और दूसरे का नाम होता है आर्जिनिन। एक हो गया लाइसिन और दूसरा हो गया आर्जिनिन। इस तरीके से ये 5 क्वेश्चन जिन बच्चों ने जवाब दिया है उन्हें सारी चीजों को पता होना चाहिए कि ये 5 क्वेश्चन हैं। और अगर आपको ये जवाब नहीं पता है तो इन 5 प्रश्नों को आप जाइए, वापस जाइए और जाकर देखिए सारी चीजों को, ठीक है। पुरानी चीजों को फिर से देखिए और फिर से समझिए सारी चीजों को पढ़ने के लिए। कितना सही हुआ इनमें से?
जल्दी बताइए कितना इनमें से सही हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 5 में से कितने क्वेश्चन, कितने पॉइंट आपके सही हुए हैं और कितनों के सही जवाब आप दे रहे हो, और मुझे एकदम बताना, एकदम सही जवाब बताना। ठीक है, यह प्रश्न आपके सामने होना ही चाहिए और यह पॉइंट आप लोगों को यह याद रखने का है। ठीक है, अब सारे बच्चे जो भी आज पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे एक बात बताना कमेंट सेक्शन पे। मैं सबसे पहले बच्चों से पूछना चाहता हूं, आप में से हर एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है? आप में से हर एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है क्या? पर डॉक्टर बनने के लिए जो आपको प्रेरणा मिलनी चाहिए, जो आपकी मेहनत होनी चाहिए, क्या वो मेहनत आप कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि नीट उतना आसान है कि आप बैठे हुए हैं और एक बारिश की बूंद की तरह आपको हर चीज मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज मिल जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी होगी, तकदीर बदलनी होगी, और ये बारिश की बूंदों की तरह इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि नहीं यार ये आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, फ्री में मिलेगा। और इसी बात को किसी महान शायर ने इसे ऐसे पिरोया है, ऐसा कहा है कि मैं तेरे नसीब की वो बारिश की बूंद नहीं जो तुझे मुफ्त में मिल जाऊं। ठीक है, मैं तेरे नसीब की वो बारिश नहीं जो बूंद बनकर तुझ पर बिखर जाऊं। मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे पाने के लिए तुझे अपनी तकदीर बदलनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से कहता हूं, मैं शायरी हमेशा भूल जाता हूं, फिर से कहता हूं, ध्यान सुनना इस बार होता है। मैं तेरे नसीब की वो बूंद नहीं जो, मैं तेरे नसीब की वो बारिश नहीं जो बूंद बनकर तुझ पर बिखर जाऊं। मुझे पाने के लिए तुझे अपनी तकदीर बदलनी पड़ेगी। तो अगर आप अपनी तकदीर बदलने के लिए तैयार हैं तो आपको सब कुछ मिलने के लिए भी तैयार हैं, और आपको मजा आएगा जिंदगी का, हर एक फलसफा आपको प्राप्त होता चला जाएगा। और अगर आप बारिश की बूंद की तरह वेट कर रहे हैं तो वो खैरात में मिली हुई चीजें आपको नीड तो नहीं हो सकती, ये पक्की बात है। चलिए, अगर पसंद आई हो शायरी तो वीडियो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अपने सभी लोगों को बताना कि यार देखो क्या गजब शायरी हमने सुना दी आपको, है ना? मजा है ना? आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं शायर बनता जा रहा हूं। आजकल कुछ दिन में पता चला कि मैं पढ़ाना छोड़ के शायर ही ना बन जाऊं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत बेहतरीन होने वाला है, और आज हम बात करेंगे इन 3 वैज्ञानिकों के बारे में, मैकलॉड, मैकार्टी और आवेरी। एक बार फिर से रिकॉल करता हूं मैं आपको कि मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था कि भैया मैंने एस हीट किल्ड दिया था, भैया मैंने एस हीट किल्ड दिया था, और इस एस हीट किल्ड जो है इसने आर स्ट्रेन को ऐसी कौन सी आत्मा फूकी इसके ऊपर कि आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में बदल गया। ये बात पता चला था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, ये पता चला था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में कि एस हीट किल्ड ने कुछ ऐसा दिया आर स्ट्रेन को कि आर स्ट्रेन का रूपांतरण हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, ये बदल गया, अपने आप को बदल दिया, एस स्ट्रेन में बदल दिया। ऐसा कुछ बदला कि वो जो वहां पर याद रखना एस स्ट्रेन में बदल गया। अब ये बदला तो कैसे बदला, आखिर ये जाने वाला पदार्थ था कौन? तो यहां पर 3 साइंटिस्ट आए। पहले का नाम था बेटा मैकलॉड, अरे कहो क्या नाम है? मैकलॉड। इसके बाद आए अगले साइंटिस्ट मैकार्टी, और उसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आवेरी। तो मैकलॉड, मैकार्टी और आवेरी 3 साइंटिस्ट आए और इन्होंने दिया बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इन्होंने बताया जो ट्रांसफॉर्म हुआ है, बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, इन्होंने बताया कि जो चीज गई थी वो असल में बायोकेमिकल थी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने बताया कि एस स्ट्रेन से, बेटा ध्यान समझना, एस स्ट्रेन जो आपका हीट किल्ड था, एस स्ट्रेन जो आपका हीट किल्ड था, वो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में गया तो गया कौन? पता लगाओ, आखिर जोर से पता लगाओ कि ये गया कौन है। तो किसी वैज्ञानिक ने कहा कि इन्हीं तीनों ने कहा कि असल में बायोकेमिकल गया था, बायोकेमिकल का स्थानांतरण हुआ, बायोकेमिकल का स्थानांतरण हुआ। असल में उस आत्मा का नाम क्या था? बायोकेमिकल था, स्थानांतरण हुआ। और वो बायोकेमिकल हो सकता है या तो प्रोटीन हो, क्योंकि इनके पास क्या ही होता है? प्रोटीन हो, या तो हो सकता है डीएनए हो, और हो सकता है आरएनए हो। इन 3 के अलावा तो कुछ था ही नहीं, इन तीनों के अलावा तो कुछ था ही नहीं भैया। तो यहां पर ये गया है, कुछ ना कुछ तो बायोकेमिकल गया है।
जो बायोकेमिकल गया है वही आनुवांशिक पदार्थ है, जो बायोकेमिकल गया है वही आनुवांशिक पदार्थ है, और आर स्ट्रेन में गया है, और आर स्ट्रेन से फिर वो उसे बदल दिया, किसे बदल दिया बेटा, उसे एस स्ट्रेन में। तो यहां पर ये जो वैज्ञानिक आए मैक्लाउड, मैकार्टी और अवेरी, इन्होंने कहा कि वो पदार्थ तो आपसे बताया जाएगा कि एस स्ट्रेन वाले जो हीट किल्ड था, जिसे गर्म करके मार डाला गया था, से जैव रासायनिक पदार्थ, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा भैया कि जैव रासायनिक पदार्थ में 3 लोगों पे शक था मुझे, या तो डीएनए है, या तो आरएनए है, और या तो प्रोटीन है। ये प्रोटीन आर स्ट्रेन में गया है, आर स्ट्रेन में स्थानांतरण हुआ है, वो गया है, स्थानांतरण हुआ है आर स्ट्रेन में। वही जैव रासायनिक पदार्थ, ये जो जैव रासायनिक पदार्थ गया है, वही जैव रासायनिक पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ होगा। जो पदार्थ गया है वही आनुवांशिक पदार्थ होगा, वही आनुवांशिक पदार्थ होगा। जो गया है वही आनुवांशिक पदार्थ होता है, वही है आनुवांशिक पदार्थ। और अगली बात ये बात आई, जिसने इस आनुवांशिक पदार्थ, जिसने आर स्ट्रेन को, जिसने भैया आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में रूपांतरित कर दिया। ये सारे नोट्स इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को बोर्ड में लिखने में का दिक्कत ना आए। रूपांतरित कर दिया, इतना थ्योरी समझ में आया हां बबुआ कि नहीं? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताना यहां तक पूरे पॉइंट क्या बोला है, फिर से बताता हूं एक बार। ये 3 स्मार्ट साइंटिस्ट मैक्लाउड, मैकार्टी एंड अवेरी, इन तीनों ने क्या किया, पता लगाने का काम किया। आखिर था कौन था वो होता है ना वहां पर, ये गया कौन था, तो ये पता लगाना है। तो शुरुआत करो कहानी की शुरुआत ये हुई कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि एस स्ट्रेन हीट किल्ड से कोई केमिकल आर स्ट्रेन में गया और आर स्ट्रेन का रूपांतरण कर दिया एस स्ट्रेन में, एस वाले प्रकार में बदल दिया। कुछ समझ आया कि नहीं आया? बदल गया। बदलने वाला कौन था इसके पीछे था बायोकेमिकल, इसके पीछे था बायोकेमिकल। पता लगाओ वो जैव रासायनिक पदार्थ बायोकेमिकल कौन है भैया? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। कौन? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये 3 हो सकता है। अब डीएनए, आरएनए, प्रोटीन में आर स्ट्रेन में स्थानांतरित हुआ, वही डीएनए, आरएनए पदार्थ जो भी होगा वो आनुवांशिक पदार्थ है। वही क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। और ये आनुवांशिक पदार्थ जो है उसको रूपांतरित किया है। आइए पता लगाते हैं, खोज खबर करते हैं कौन है इनमें से, कौन है? या तो प्रोटीन, या तो डीएनए, और या तो आरएनए। शुरुआत कर रहे हैं अभी का सेशन। तो बेटा हमने क्या किया? सबसे पहले लिया था, यहां पर एक स्ट्रेन ले लिया। मान लो यहां पर हमने एक स्ट्रेन ले लिया। कौन सा स्ट्रेन लिया है? यहां पर लिया है एस स्ट्रेन। गौर करिए मेरी बात को, एस स्ट्रेन, वो भी कौन वाला? हीट किल्ड वाला। मार दिया, मरा हुआ है ये तो मरा हुआ था। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि जा कौन रहा है। क्या डीएनए जा रहा है, क्या आरएनए जा रहा है, और क्या प्रोटीन जा रहा है? कौन जा रहा है? तो हमने इसको 3 तरीके से बांट दिया। हमने एक बारी क्या किया इसके अंदर एस स्ट्रेन को लिया और हमने सोचा कि डीएनए लेकर जा रहा होगा, हमें लगा कि मान लो प्रोटीन लेकर जा रहा होगा, तो इसमें केमिकल में डाल दिए प्रोटीएज। अब कौन बच्चा बताएगा कि प्रोटीएज प्रोटीन का डाइजेशन कर देता है? तो अब की बार अगर प्रोटीन जा रहा होगा तो प्रोटीन को तो मार डाला मैंने, अगर प्रोटीन जा रहा होगा तो प्रोटीन को मार डाला मैंने। अब रूपांतरण ना हो पाई, समझे? दूसरी बात, यहां पर हमको लगा कि आरएनए जा रहा होगा तो उसको भी मारने का इंतजाम कर दिया। आरएनए जा रहा था, यही रूपांतरण करवा रहा था, आरएनएज डाल दिया। अब आरएनए भी नहीं जा पाएगा आगे।
अगर आरएनए रूपांतरण करवाता था तो अब ये भी रूपांतरण नहीं करवाएगा, क्योंकि आरएनए को मारने के लिए मैंने आरएनएस डाल दिया है। तीसरी बात, तीसरा कौन है जी? डीएनए जा रहा है का? ये ना हो पाइल का हो पाइल। तो यहां पर हमने डाला डीएनएज, एंजाइम डीएनएज डाल दिया। 3 एंजाइम भैया, 3 एंजाइम डाला है। पहला एंजाइम है प्रोटीएज, कि प्रोटीन जाता है का जी? आरएनएस, आरएनए जाता है क्या जी? डीएनएस, डीएनए जाता है क्या जी? तो याद रखना, आरएनए मतलब प्रोटीन का पाचन। प्रोटीन पाचन कर दिया, खत्म प्रोटीन। आरएनए को हटा दिया, आरएनए का पाचन किया। यहां पर आरएनए पाचन मतलब गायब कर दिया उसको, टुकड़ा टुकड़ा, और यहां पर कर दिया डीएनए का पाचन। ठीक है बाबू, ठीक है बाबू, हां ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसको करने के बाद हमने इसमें डाला वापस आर स्ट्रेन। अब आर स्ट्रेन डाला इसमें भी आर स्ट्रेन डाला, कि देखते हैं आखिर अब डीएनए को हटाने के बाद आर स्ट्रेन में क्या फर्क आता है। इसमें भी आर स्ट्रेन डाला, और आर स्ट्रेन डालने के बाद इसको वापस, ये जो चीज ली गई, ये जो चीज वापस ली गई यहां पर, इसके अंदर अब ऐसे हीट किल्ड भी था, इसके अंदर अब ऐसे हीट किल्ड भी था, और साथ ही साथ में आर स्ट्रेन भी था। दोनों को डाला मैंने यहां पर, सेम टू सेम। यहां पर भी वैसा ही हुआ था, यहां पर भी वैसा ही हुआ कि यहां पर ऐसे हीट किल्ड भी है, ऐसे हीट किल्ड भी है, और आर स्ट्रेन भी है। दोनों स्ट्रेन यहां पर भी हैं, और सबसे आखिरी वाले भाग में भी ऐसे हीट किल्ड यहां पर भी है, और यहां पर आर स्ट्रेन भी है। देखते हैं कि बदलाव आया कि नहीं आया। इसको फिर चूहा में डाले जी, इसको फिर से माइस में डाले, माइस में फिर से इंजेक्ट किए। बताओ चूहा ससुरा मरा कि जिंदा है? बताओ, चूहा मरा है कि जिंदा है? भैया प्रोटीन हटा दिए हमको लगा था वो बायोकेमिकल प्रोटीन होगा, और प्रोटीन अगर हम एकदम सीधा सा सवाल है यार, कि अगर एस स्ट्रेन से हीट आर स्ट्रेन में प्रोटीन जा रहा है, तो प्रोटीन ने रूपांतरण करवाया। तो एक काम करो, इसको पकड़ो, धरो इसको यहीं पर, प्रोटीन को पकड़ लिया, हम जकड़ लिए एकदम से चपक के, कहे नहीं जाने देंगे, तुम रूपांतरण करवा देते हो, वहां पर जाके तुम वहां पर जाकर रूपांतरण करवा देते हो। पकड़ लिए उसको हम। अब जब पकड़ लिए तो प्रोटीन को जाने के बाद गया क्या? बोले नहीं यार, ये तो बेगुनाह था बेचारा, अभी भी माइस मरेगा, माइस मरेगा, चूहा मर गया। तो पता चला नहीं यार, हमने तो बेगुनाह को पकड़ लिया, ये नहीं है जो रूपांतरण करवा रहा है, ये वो बायोकेमिकल नहीं है जो ट्रांसफर करवा रहा है, ये प्रोटीन तो ससुरा हमने गायब कर दिया, उसके बाद भी मार रहा है इसको। मर गया, मर गया ये तो। अब क्या करें? फिर आरएनए को भी हटा के देखा था, चलो अब आरएनए वाले को हटा देते हैं। अब इस बार हमने आरएनए को पकड़ा कि ये होगा पक्का, आरएनए मार रहा होगा, हमने प्रोटीन को नहीं मारा है, आरएनए मार रहा है। तो आरएनए मार रहा है तो फिर किसको चूहा में डाल दिए, दोनों को फिर चूहा डाले। तो जैसे चूहा में डाले, चूहा फिर से मर गया। माइस जो होता है मरेगा, तो फिर मर गया। चूहे के मरने का मतलब क्या है कि आरएनए और प्रोटीन ये दोनों रूपांतरण नहीं करवा रहे थे, ये दोनों तो बस बैठे हुए थे, नाम के बायोकेमिकल हैं। प्रोटीन हटा दिए फिर भी चूहा मर रहा है, आरएनए हटा दिए फिर भी चूहा मर रहा है, मतलब ये दोनों रूपांतरण नहीं करवा रहे थे। ये दोनों नहीं है जो एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में जा रहे थे, इनके ना रहने के मतलब सीधा सा पॉइंट है यार, गांव में चोरी हो रही है, 3 लोगों के ऊपर शक है, एक दिन एक को चपक लिए, दूसरे दिन दूसरे को, तीसरे दिन तीसरे को। पहले दिन चपकने के बाद भी चोरी हुई, नहीं बेगुनाह है यार। दूसरे दिन दूसरे को चपक लो, वो भी सब नहीं है, उसके रहने पे भी चोरी हो रही है, उसको पकड़ने के बाद भी चोरी हो रही है, नहीं यार ये भी नहीं है। तीसरे को पकड़ लो, तीसरे पकड़ने के बाद चोरी, यही चोर है, खत्म, यही तो है इंसाफ। प्रोटीन को हटाया, प्रोटीन को पकड़ के रखे, पता चला प्रोटीन जो है वो प्रोटीन को कैसे पकड़े थे, प्रोटीएज से। प्रोटीन को हटा दिए, चोरी हो रहा है, हाँ मर रहा है चूहा अभी भी, रूपांतरण ये नहीं करवा रहा था, अभी भी रूपांतरण हो रहा है। प्रोटीन को हटाने के बाद भी, आरएनए को हटाने के बाद भी रूपांतरण हो रहा है, तो ये थोड़े ना रूपांतरण करवा रहे थे। अब आखिरी बात, आखिरी में, सबसे आखिरी में कौन है?
अब जब जैसे ही डीएनए का पाचन करवाए थे, माइस में डाले, चूहा बोला माइस में डाले। जैसे ही चूहा में डाले, माइस अलाइव, चूहा जिंदा है। चूहा बोला यही था, यही था, ये ससुरा डीएनए था जो हमको मरवा रहा था, है कि हम उसको गर्म करके मार डाले थे। तो अब यहां से एक प्रूव निकल कर आया कि भैया एस स्ट्रेन वाले हीट किल्ड से जो जाने वाला मटेरियल था, जो गया था आर स्ट्रेन में, वो कौन था? डीएनए था। अब चूहा जिंदा रहा तो चूहा ने पकड़ा डीएनए को, कहे तुम ही हो ना हमको जो मरवा रहे थे, रुको बताते हैं हम तुमको। तो यहां से पता चला कि भैया आनुवांशिक पदार्थ जो है कि हमारे पास एस हीट किल्ड था। एस हीट किल्ड को हमने कितना भी मारा हो, लेकिन जो आर स्ट्रेन हमारे पास जो था, आर स्ट्रेन जो के पास जो गया है, जो इसका रूपांतरण करके एस स्ट्रेन में बदल दिया, इसको रफ को स्मूथ में बदल दिया, इसको बदलने वाला कौन था जी? डीएनए। तो अब पता चला डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। इससे पता चला डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, और डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। इसको आगे कैसे लेकर जाएंगे? पदार्थ है जो एस हीट किल्ड में, एस हीट किल्ड से आर स्ट्रेन में जाता है। कहां जाता है जी? आर स्ट्रेन में जाता है, आखिरी में लिखना पड़ेगा ना, आर स्ट्रेन में जाता है, और आर का रूपांतरण, आर का रूपांतरण किसमें कर देता है? आर का रूपांतरण एस स्ट्रेन में करता है, एस स्ट्रेन में करता है, जिससे चूहा मर जाता है, जो माइस के लिए पैथोजन है, के लिए पैथोजेनिक है, मतलब रोग कारक है, पैथोजेनिक है, चूहा मर जाता है, माइस डेड हो जाता है। तो चूहा मरता है, तो चूहा मरने के पीछे रीजन यही है, चूहा मरता है, ये पूरी कहानी हो गई। यही है मैक्लॉड, मैकार्टी और आवेरी का बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कौन जा रहा है जी? अरे कौन जा रहा है? डीएनए। लेकिन इतना एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी उस जमाने के बड़े 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 साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा ये क्या बकवास है, कुछ भी कह रहे हो तुम, ऐसे थोड़ी होता है, तुम कुछ भी कह रहे हो, हैं? कुछ भी कह रहे हो, ऐसा थोड़ी ट्रांसफर होता है, ना 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 ना, गलत साबित कर दिए भैया इनको। ये क्या बात है कि तुम एक बार, अच्छा एक बात बताओ, प्रोटीन का, अच्छा मैं तुमसे 3 क्वेश्चन पूछता हूं। प्रोटीन को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम लिया, आरएनए को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम लिया, और डीएनए को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम लिया? प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीएज, आरएनए को हटाने के लिए आरएनएज, डीएनए को हटाने के लिए डीएनएज। जो काम कर रहा है उसको हटा दो, कह दो ना उसको हट जाए, तो अपने आप उसकी उपस्थिति का पता चल जाएगा कि अच्छा यही है। वीडियो लाइक कौन करेगा? तुम करोगे। शेयर कौन करेगा? तुम करोगे। सब्सक्राइब कौन करेगा? तुम करोगे। पाना है ना, तकदीर बदलनी है ना, कि बारिश की बूंदों पे ही बैठे रहना है? क्या कहती है पब्लिक? अगर तकदीर बदलनी है, पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, पढ़ना पड़ेगा। तो यहां तक तो कहानी ठीक है, चलो मान लिया कि ये 3-4 लोग मान लिया कि ठीक है, चलो किसी तरह हमारे पास में ये इनसे कुछ ना कुछ गलती हुई होगी। थोड़ा सा प्रूफ मांगता है अपने को, समझ में आ रही बात? अपने को प्रूफ मांगता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अपन को प्रूफ दो। तुमने कह दिया अपने को नहीं मतलब है, प्रूफ दो, एकदम प्रूफ करके दिखाओ। तो अब दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था भैया हार्शे एंड चेस। तो यहां पर आता है, यहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा आनुवांशिक पदार्थ का, आनुवांशिक पदार्थ के लिए, कि जब भी आनुवांशिक पदार्थ के लिए हमारे पास में आया हार्शे एवं चेस का परीक्षण, प्रिंसिपल हार्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट जिसे आता है का परीक्षण, हार्शे एंड चेस का परीक्षण। और याद रखना यह परीक्षण ने साबित किया, यह परीक्षण से सिद्ध हुआ, क्या सिद्ध हो गया जी? इस परीक्षण से सिद्ध हुआ कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए ही क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। तो देखते हैं भैया कैसे प्रूफ किया इन लोगों ने। पदार्थ है, ये है हार्शे एंड माथा चेस का एक्सपेरिमेंट।
इस एक्सपेरिमेंट में हुआ वहां पर यह पॉइंट होता है कि यहां पर चलो ठीक है यार, चलो मान लेते हैं हार्से एंड चेस का एक्सपेरिमेंट ऐसे चलता है। शुरुआत कर दें, अरे कर दें प्रूफ, क्या बोलते हैं पब्लिक, प्रूफ कर दें। ये कौन कौन से लोग हैं, नाम है इनकम टैक्स और पेपर डिलीट कर देती है ना, क्या क्या बात आगे कर रहे हैं। हाँ राहुल जी 1953 में, शाबाश मेरे बच्चे, ठीक है। अच्छा ब्रो मैं चलती हूँ, ठीक है ब्रो मत जाओ तुम, काजल मत जाओ, तुम कहां जा रही हो, कैसा कर रही हो तुम, हैं इन लोगों को पढ़ाई मन कैसे लगेगा, मैं चलती हूं, अरे दफा हो जाओ यहां से, चलती हूं। और कोई है यहां पे, हाँ जबरदस्ती का टपर 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 टपर, इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट, डीएनए खोजा जा रहा है, इनको आपस में लगे रहना है। ये वही लोग हैं, कुछ भी अपने मर्जी का, इनके दुनिया में कुछ भी बदलाव हो इनको अपने मर्जी से मतलब नहीं, दुनिया में आग लगे तो लगती रहे, इनको अपनी जिंदगी से बस मतलब है, किसी और से मतलब है ही नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग और कहां से आते हैं। इतना बड़ा चीज पढ़ा रहा हूं मैं, हार्से एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, और ये आपस में बात कर रहे हैं। हाँ ना भाई, आ गया स्वाद, बहुत बढ़िया। चलो अब यहां पे ध्यान लगाने का है डीएनए का कि भैया आनुवांशिक पदार्थ का पता कैसे लगा था। चलो बॉस, उपयोग किया एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन, आपसे पूछा जाएगा कि ये एक्सपेरिमेंट जो होता है वो किस बात पे है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड ऑन, किस बात पे एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है भैया किस बात पे, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है, यहां पर क्या हो रहा है, दो लोगों को लिया गया, तो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट आता है, ये बेस्ड है, पहला याद रखना बैक्टीरियोफाज में। अरे सुन लो, बैक्टीरियोफाज पे, बैक्टीरियोफाज क्या है भैया, जीवाणु भोजी। क्यों लिया इसको जीवाणु भोजी को, जीवाणु भोजी को इसलिए लिया कि जीवाणु भोजी के शरीर में एक ऐसा एक भाग होता है, इसके पास सिर्फ दो भाग हैं, एक का नाम है प्रोटीन, इसका आवरण, और इसके अंदर होता है डीएनए। इनके पास केवल दो भाग है बेटा, फटाफट मेरी ध्यान समझना, इनके पास दो ही चीजें हैं, एक का नाम है प्रोटीन का आवरण, एक चीज है प्रोटीन का आवरण, और अंदर जो प्रेजेंट है वो है डीएनए, अंदर जो प्रेजेंट है वो है डीएनए। ये दो चीजें इनके पास पाई जाएंगी। जीवाणु भोजी क्या करता है, ये अपना आनुवांशिक पदार्थ, यह क्या करता है, यह आनुवांशिक पदार्थ कुछ ना कुछ तो डालता है, आनुवांशिक पदार्थ जीवाणु में प्रवेश करके, जीवाणु में प्रवेश करता है, प्रवेश कर संख्या में वृद्धि करता है, संख्या में वृद्धि करता है। तो यह आनुवांशिक पदार्थ को स्थानांतरण करने में ट्रांसफर होता है। यह एक प्रकार का वायरस है, वायरस है, और इसका जो क्या बोलना चाहिए, इनका जो भार होता है, भार कम होता है, भार कम होता है, डेंसिटी कम होती है, इनका घनत्व कम होता है, घनत्व, ठीक है, आप ये बोला जाएगा घनत्व कम होता है। तो आपसे पूछा जाएगा भैया बैक्टीरियोफाज को लिया था, क्यों लिया था, तो क्या बताओगे कि जीवाणु भोजी को लिया। जीवाणु भोजी क्या है भैया, यह आनुवांशिक पदार्थ को जीवाणुओं में डाल के भोज कर देता है, उसका भोज कर लेता है, खाना खा लेता है, ठीक है, ये पहली बात हो गई, भोज कर लिया। दूसरी बात यह एक प्रकार का वायरस है, विषाणु है, भार में कम होता है और घनत्व भी इसका कम होता है। ये चार रीजन निकल कर आए जिसके आधार पर हमने इसको लिया था। क्या मेरी बात कुछ समझ में आई आपको, इसलिए समझ में आया। तो यहां पर बैक्टीरियोफाज, जीवाणु भोजी, आनुवांशिक पदार्थ, इन सबको लिया, ये कहानी पहली हो गई। और दूसरा पॉइंट हुआ ई कोलाई। ई कोलाई एक जीवाणु है, ई कोलाई एक जीवाणु है, और ऐसा जीवाणु है जिसमें जीवाणु भोजी का कोई असर नहीं पड़ता, जीवाणु भोजी का असर नहीं पड़ता, सॉरी, जीवाणु भोजी का असर नहीं पड़ता। तो जीवाणु जो है भैया वो सबको मार देता है जीवाणु भोजी, लेकिन एक को नहीं मार पाता, ई कोलाई को, इसलिए दो लोगों को लिया गया। एक्सपेरिमेंट में हमेशा लेने वाले जो जीवों को हम लेते हैं उनको लेने के पीछे बड़ा नियम रहता है, बड़ा कानून रहता है कि इसलिए ही लिया गया है, ऐसे ही किसी को नहीं ले लेते, कुछ कारण होता है लेने का, लेने के पीछे कुछ रीजन होते हैं, और वो रीजन ऐसे हैं कि भैया ई कोलाई जीवाणु है और ऐसा जीवाणु है जिसको जीवाणु भोजी का असर नहीं पड़ता।
मतलब जीवाणु भोजी अपना डीएनए डालेगा तो सही, लेकिन अंदर जाके मार नहीं पाएगा। जबकि बाकी जो जीवाणु भोजी हैं वो कैसे करते हैं, इनके पास प्रोटीन है, डीएनए है, ये अपना आनुवांशिक पदार्थ जीवाणु में डालेंगे और उसमें इतनी संख्या बढ़ाएंगे कि वो फूट जाएगा। लेकिन एक है जो नहीं फूट पाता, वो है इकोलाई। तो 2 लोगों को लेना है हमको। कितने लोगों को लेना है? 2 लोगों को लेना है। पहला चीज बैक्टीरियो जीवाणु भोजी इसलिए लिए क्योंकि अपना आनुवांशिक पदार्थ जीवाणुओं में डाल सकता है। तो आनुवांशिक पदार्थ ट्रांसफर कर रहा है, मौके पे चौका देखे आनुवांशिक पदार्थ डाल रहे हो। अब हमको पता चलेगा कौन है आनुवांशिक पदार्थ। आज हम जानेंगे आनुवांशिक पदार्थ कौन है, डीएनए की प्रोटीन। डीएनए की प्रोटीन, ये 2 हैं। और लेने के पीछे रीजन ये था कि वायरस है ये, और लेने के पीछे रीजन था कि भार कम होता है, और लेने के पीछे रीजन ये था कि घनत्व भी कम होता है, इसलिए इनको ले लो। जीवाणु भोजी एक आता है ई कोलाई है, उसको लेने के पीछे रीजन ये है कि जीवाणु भोजी का असर नहीं पड़ता है। पहला पॉइंट हुआ। 20 मिनट में कोशिका चक्र संपन्न होता है। 20 मिनट में कोशिका चक्र संपन्न होता है, मतलब रिजल्ट फटाफट आएगा। रिजल्ट फटाफट आएगा, इसलिए भी ले लिया। इसके बाद भार अधिक होता है, भार जीवाणु भोजी से अधिक होता है, तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जीवाणु भोजी से अधिक होता है तो अधिक होने का कुछ फायदा होगा, अधिक घनत्व भी अधिक होगा, घनत्व भी अधिक होता है। ठीक है, तो घनत्व अधिक होने का कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा। चलो जनाब स्टार्ट करते हैं आज का एक्सपेरिमेंट। इतनी कहानी तुमको समझ में आई होगी कि ऐसे 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 एक्सपेरिमेंट होता है, और इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करते हैं मेरे बच्चे। यहां पर सबसे पहला काम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमें यूज करना है, यहां जीवाणु भोजी के प्रोटीन एवं डीएनए। 2 लोग हैं दावेदार, 2 लोगों का युद्ध करवाना है और पता लगाना है कि दोनों में आनुवांशिक पदार्थ कौन है। के आनुवांशिक के खोज में हम यूज करते हैं रेडियो एक्टिविटी का। किसका यूज करते हैं बेटा? रेडियो एक्टिव समस्थानिक उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? रेडियो एक्टिव समस्थानिक उपयोग करते हैं। अब रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग इसलिए करते हैं कि रेडियो एक्टिविटी की खोज करनी आसान हो जाती है। जहां भी जाएगा पता चल जाएगा कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, किधर जा रहा है। जस्ट एग्जांपल के लिए कि अगर तुम कहीं दौड़ रहे हो और तुम्हारे ऊपर एक जीपीएस लगा दिया जाए कि तुम कहां कहां जा रहे हो पता चल जाए, तो तुम्हारे बारे में पता लगाया जा सकता है ना कि तुम कहां कहां जा रहे हो। खबरी लगा दो तुम्हारे पीछे तो तुम्हारी पूरी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा इधर गया था घूमने, इससे मिलने गया था, कॉफी पे, अच्छा सब पता चल जाएगा। वैसे ही यहां पर भी कि प्रोटीन जा रहा है कि डीएनए जा रहा है, उसके ऊपर एक खबरी लगा दिए। खबरी का नाम क्या है? खबरी का नाम है रेडियो एक्टिव समस्थानिक। अब कौन है रेडियो एक्टिव समस्थानिक? तो हमने प्रोटीन के लिए, प्रोटीन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन में सल्फर होता है। प्रोटीन में क्या होता है बेटा? सल्फर। और सामान्य सल्फर कितना होता है? सल्फर 16 के लिए सल्फर 16, और उसका जो सल्फर 16 और आनुवांशिक पदार्थ होता है 32, मतलब उसका परमाणु भार के लिए रेडियो एक्टिव समस्थानिक उपयोग किया, और वो समस्थानिक था सल्फर 16 और ऊपर में आ गया 35। सल्फर 16 और समस्थानिक 35 उपयोग किया। ठीक है बॉस, उपयोग किया। तो प्रोटीन के लिए कौन है यहां पर? उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन है? उसको जो लेकर जाएगा कौन है? उसका खबरी। प्रोटीन का खबरी है भैया सल्फर। होता है सल्फर 16 32, 16 उसका आणविक नंबर संख्या है, जो भी है परमाणु संख्या, और आणविक भार 32 है। उसमें रेडियोएक्टिव समस्थानिक 16 35 वाला लेना है। डीएनए को कौन रिप्रेजेंट करेगा जी? डीएनए में फास्फोरस होता, और फास्फोरस कितना होता है जी? फास्फोरस कैसे होता है? फास्फोरस होता है 15
और उसका भार होता है 30 के लिए। अब फास्फोरस के लिए हमने रेडियो एक्टिव समस्थानिक कौन सा लिया आपको पता है? और रेडियो एक्टिव समस्थानिक हमने लिया है, इसका समस्थानिक लिया है, वो है आपका फास्फोरस 16 और 32, नॉट सॉरी 16 32, फास्फोरस 15 32, समस्थानिक फास्फोरस 15 और ऊपर कर दो 32, ये रेडियो एक्टिव है। ये दोनों मटेरियल रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिविटी को हमने ले लिया और पहचानने का काम किया। सल्फर और फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस, सल्फर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा? सल्फर रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोटीन को, फास्फोरस रिप्रेजेंट कर रहा है डीएनए को। सवाल एक और गूंजता है कि सल्फर एंड फास्फोरस को ही क्यों लिया गया, को ही क्यों लिया गया, बाकियों को क्यों नहीं लिया गया? क्यों लिया गया? बोर्ड वाले बच्चों से पूछा जाएगा कि भैया सल्फर और फास्फोरस को ही क्यों लिया गया। तो आप बताना कि भैया जो हमारा सल्फर है ना, सल्फर सिर्फ प्रोटीन में होता है, सल्फर सिर्फ प्रोटीन में है, डीएनए में नहीं। तो डीएनए में होता ही नहीं सल्फर। और जो आपका फास्फोरस है, जो आपका फास्फोरस है वो सिर्फ डीएनए में है, डीएनए में है, प्रोटीन में नहीं। तो बहुत बढ़िया बात है कि यार एक दूसरे से मिक्स नहीं होगा, एक दूसरे से मिक्स नहीं होगा। जो डीएनए में है वो सिर्फ डीएनए में है, ठीक है, जो डीएनए में है वो सिर्फ डीएनए में है, और जो आरएनए में है वो सिर्फ आरएनए में है, इसलिए इसको लिया गया। मेरी बात समझ में आई यहां पर कि सल्फर एंड फास्फोरस को ही क्यों लिया गया, सल्फर एंड फास्फोरस को ही क्यों लिया गया? तो सल्फर को इसलिए लिया गया कि ये सिर्फ प्रोटीन का वफादार है, ये बदल नहीं सकता, ये सिर्फ प्रोटीन को रिप्रेजेंट करेगा, प्रोटीन का ही झंडा उठा के लेकर चलेगा कि प्रोटीन को ही पहुंचाऊंगा मैं। और जो डीएनए है फास्फोरस उसका वफादार है, और फास्फोरस ही हमेशा उसको लेकर जाएगा कि फास्फोरस ही आगे जाएगा और कोई आगे नहीं जा पाएगा। शुरुआत करते हैं कहानी की, और इस कहानी की शुरुआत में हमने भैया एक प्लेट लिया, जैसा खाना खिलाओगे वैसा ही बनेगा और क्या। इसमें हमने डाला, इसमें हमने डाल दिया सल्फर, डाला है वो भी 16 और 35 वाला, और फास्फोरस डाला है, इसमें फास्फोरस डाला है 15 और 30 वाला। ये भोजन है भैया, भोजन डाल दो इसमें। और इसके अंदर हमने डाला जीवाणु भोजी कि जाओ जीवाणु खाओ उसको, जीवाणु भोजी जाओ उसको खाओ। अब भैया जैसा खाएगा वैसा ही ना बनेगा, जैसा हम भोजन खाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। तो सल्फर जो है वो 35 वाला लिया है, तो जो आवरण बनेगा वो 35 वाला ना बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? और अंदर फास्फोरस जो है वो डीएनए 30 वाला लिया था, तो वैसा ही बनेगा। तो यहां पर बबुआ ये दिख रहा है सल्फर 16 और 35 रंग बिरंगा है, और यहां पर है फास्फोरस 15 और 30। कौनों रेडियो एक्टिव है जी? ये रेडियो एक्टिव है, और ई वाला सामान्य है। बना दिए, बना दिए, जैसा खाना दोगे वैसा ही ना बनेगा। दूसरा प्लेट लो, दूसरा प्लेट लो, अब की बारी। अब के प्लेट में क्या करना, अब के प्लेट में फास्फोरस डालना 15 और 32 वाला, मतलब रेडियो एक्टिव वाला, और जो सल्फर डालोगे वो डालना 16 और 32, मतलब सामान्य वाला। तो जब सामान्य ही भोजन डालोगे तो इनसे जो जीवाणु भोजी बनेगा वो कैसा बनेगा? और डाल दिया जीवाणु भोजी, जाओ खाओ और बनाओ, जाओ खाओ और बनाओ। तो कैसा बनेगा? तो जो प्रोटीन बनेगा, बाहर का आवरण, जो आवरण बनेगा वो किसका बनेगा? जल्दी बताओ। सल्फर बनेगा 16 और 32 वाला। 16 32 मतलब सामान्य वाला, 16 32 मतलब सामान्य वाला। और ये जो अंदर का बनेगा मटेरियल डीएनए, वो डीएनए कौन सा वाला बनेगा जी? डीएनए बनेगा फास्फोरस 15 और 32 वाला। ये कौन है जी? रेडियो एक्टिव। क्या मेरी बातें, इतनी बात समझ में आई? अरे कहो,
जल्दी। हेलो 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 हेलो, क्या कोई सुन रहा है मेरी बातों को? कि ये एक प्लेट है संवर्धन प्लेट। संवर्धन प्लेट में जैसा खाना डालोगे वैसा ही जीवाणु भोजी बनेगा। तो खाने में अगर तुम सल्फर 35 डालोगे तो बनेगा भी सल्फर 35 वाला, और अगर तुम खाने में फास्फोरस 30 वाला डालोगे तो वो भी वैसे ही बनेगा। ऐसे ही लिखने का है। अरे गॉट इट? दिमाग में बैठा हाँ या ना? अरे कमेंट सेक्शन पे एक बार जोर से रो, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फटाफट मुझे कह दो हाँ जी भैया जी समझ में आ गया, हम अंत की तरफ में बढ़ रहे हैं, अब हम कराएंगे यहां से एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट होगा प्रूफ। जल्दी से लाइक होना चाहिए, हार्ट भेजो कि हाँ भैया यहां तक समझ आ गया है। चलो शुरुआत से फिर एक बार बताते हैं। भैया ये दो वैज्ञानिक थे, साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हार्शे एंड चेस। हार्शे एंड चेस ने कहा कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, मान लेते हैं। चलो किसका उपयोग किया? बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया। इसलिए उपयोग किया क्योंकि इसमें आनुवंशिक पदार्थ जो है जीवाणु में प्रवेश कर वृद्धि करने की क्षमता होती है। दो चीज होती है बेटा इनके पास, प्रोटीन और एक होता है डीएनए। तो हमारा शक दो लोगों पे चला कि या तो प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ है या तो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। बहुत सुंदर बात है, आगे बढ़े। ये वायरस है, भार कम होता है, घनत्व कम होता है, इसलिए भी ले लिया। दूसरा इकोलाई को लिया, जीवाणु है, जीवाणु भोजी का असर नहीं पड़ता। यहां जीवाणु भोजी आता तो है, इसको एक लपड़ मार के भाग देता, चल भाग यहां से, हमको मारेगा, ऐसे कैसे मार लेगा। 20 मिनट में जो है कोशिका चक्र संपन्न हो जाता है, इसलिए लिया। भार जीवाणु भोजी से अधिक है इसलिए लिया, और घनत्व भी अधिक होता है इसलिए ले लिया। ठीक है भाई, अब आगे बढ़े। तो जीवाणु भोजी में प्रोटीन और डीएनए की खोज में दो चीजें, हमने किसका उपयोग किया? रेडियो एक्टिव डीएनए का। हमने खोज करने के लिए रेडियो एक्टिविटी का सहारा लिया। हर एक बिंदु पे सवाल है, हर बिंदु पे सवाल है, तो रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग कर लिया। अब रेडियो एक्टिविटी किसका जी? तो प्रोटीन में सल्फर होता और डीएनए में फास्फोरस। तो प्रोटीन में सल्फर होता तो उसका रेडियो एक्टिव 16 और 35 का आएगा, 16 और 35 का आएगा। डीएनए में फास्फोरस होता है तो फास्फोरस होता है 15 और 32 वाला। तो दोनों का रेडियो एक्टिविटी तैयार कर दी हमने। जब रेडियो एक्टिविटी तैयार कर दी तो सवाल आया कि यार सल्फर और फास्फोरस को ही क्यों लिया? ये खुद से सवाल पूछा करो, यही तुम्हारी कहानी है कि पहले बताओ कि ऐसा हुआ, फिर ऐसा ही क्यों हुआ, यही तुम्हें पूछना है। हर एक सवाल पे ये दिमाग से सवाल आना है कि ये हुआ तो यही क्यों हुआ, बाकी क्यों नहीं हुआ। सल्फर फास्फोरस की जगह नाइट्रोजन को कहे नहीं लिए जी, तो बताना सल्फर जो है वो सिर्फ प्रोटीन में होता है, डीएनए में नहीं होता। फास्फोरस सिर्फ डीएनए में होता है, प्रोटीन में नहीं होता, इसलिए ले लिए। ठीक बात। अब ये प्रोटीन और डीएनए में रेडियो एक्टिविटी डालेंगे कैसे? डालने के लिए भोजन में डाल दो उनके, भोजन में दवाई डाल दिए, शरीर में भी दवाई चली जाएगी। तो डालने के लिए हम भोजन का सहारा लिए, संवर्धित प्लेट लिए, प्लेट में सल्फर 35 डाला तो प्रोटीन रेडियो एक्टिविटी बन गई। फास्फोरस अभी 30 वाला डाला है, फास्फोरस सामान्य वाला बना है। दूसरी प्लेट लिए, दूसरी प्लेट में हमने क्या किया? दूसरे प्लेट में हमने फास्फोरस को ले लिया रेडियो एक्टिविटी वाला और सल्फर को ले लिया सामान्य वाला। तो जब भैया तुम सल्फर को रेडियो एक्टिव लोगे तो प्रोटीन रेडियो एक्टिव बनेगा, और जब तुम फास्फोरस को रेडियो एक्टिव लोगे तो डीएनए रेडियो एक्टिव बनेगा। यही तो कहानी है, समझ आया हाँ या ना? जल्दी बोलिए। इतनी बातें क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े बबुआ, आगे बढ़े। तो आगे बढ़ने से पहले अब शुरुआत करते हैं कि हमारे पास ये ससुरा एक ठो ये है जीवाणु भोजी। अब इसके अंदर है डीएनए वा, इसके पास सल्फर 16 और 35 होता है, इसके पास फास्फोरस कितना होता जी? 15 और 30 होता है। बहुत सुंदर बात है। हमने इसको सबसे पहले इकोलाई के साथ कहा कि जाओ खेलाओ थोड़ा सा, इकोलाई भी डाल दिया, इकोलाई दे दिए, जाओ ऐस करो। सबसे पहला काम ये हुआ, ठीक है, सबसे पहला काम हुआ ये, ठीक है। उसके बाद इसे कहते हैं इंसर्शन, ठीक है। उसके बाद दूसरे कार्यक्रम में क्या होगा कि ये आनुवांशिक पदार्थ क्या करेगा, ये ऐसा इकोलाई जाएगा इसके पास, कहेगा रुको रुको रुको, हम तुम अपना थोड़ा आनुवांशिक पदार्थ डाल दें, ठीक है, और ये अपना आनुवांशिक पदार्थ यहां ऐसा ऐसा डाल देगा, ठीक है।
इसे अपन कहते हैं ब्लेंडिंग। ये इंसर्शन है और एक ब्लेंडिंग आती, खैर मैं बताता हूं उन सब चीजों के बारे में। ई कोलाई, ये बात हो गई। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि इसके बाद ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, और इसके बाद आता है तीसरा पद। इसके बाद आता है तीसरा पद। तीसरे पद में हमने किया बेटा सेंट्रीफ्यूज। हमने क्या किया, उसका सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज मतलब सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, एकदम गोल गोल घुमाना, घुमाया उसको। तो जब गोल गोल घुमाया ना भैया, तो हमें एक ऐसा ट्यूब में कुछ पदार्थ मिला, कुछ भारी भारी पदार्थ नीचे मिला और कुछ हल्का हल्का पदार्थ ऊपर मिला। मैंने पहले ही बताया था जो हल्का है वो ऊपर मिलेगा और जो भारी है वो नीचे मिलेगा। भारी जो है वो इकोलाई है इसलिए नीचे मिलेगा, हल्का जो है वो जीवाणु भोजी है इसलिए ऊपर मिलेगा। फिर खोजा कि भैया ये जो हमने डाला था सल्फर, वो किधर गया जी? हमने सल्फर डाला था ना, सल्फर डाला था, कहां गया? तो पता चला कि ये जो सल्फर है, सल्फर 16 और 35, ये तो अभी जीवाणु भोजी के साथ मिल रहा है, ऊपर है, और नीचे नो रेडियो एक्टिविटी। बहुत बड़ा धोखा, बहुत बड़ा धोखा हो गया जी। कि बताओ, हमने प्रोटीन को भरोसे के साथ रेडियो एक्टिव डाल के भेजा था कि इकोलाई के पास में जाना है। क्या इकोलाई के पास में गया? नहीं गया, जीवाणु भोजी के पास में गया। तो हम तुमको जीवाणु भोजी में डालने भेजे थे जी। हम बोले थे इकोलाई के पास में जाइयो, इकोलाई के पास में जाइयो, बोले थे ना, नहीं गया। तो इसलिए याद रखना, प्रोटीन आनुवांशिक पदार्थ नहीं है। प्रोटीन जीवाणु भोजी से नहीं गया। जीवाणु भोजी से ई कोलाई में गया कि नहीं गया? में नहीं गया, नहीं गया, नहीं गया। आनुवांशिक पदार्थ नहीं, रिजेक्ट, रिजेक्ट हो गया, धोखा दे दिया, नहीं गया। समझ में आई मेरी बात? हमने सल्फर 35 लिया था, इकोलाई में डाला था, बोला जाके चले जाना। सेंट्रीफ्यूज करके देखा तो नीचे इकोलाई भारी था। पहले ही बताया था मैं, इकोलाई भारी है और जीवाणु भोजी हल्का है। जो हल्का है वो ऊपर ऊपर रहेगा, जो भारी है वो नीचे नीचे रहेगा। भारी के साथ रेडियो एक्टिविटी, ए सल्फर गए हो का? सल्फर वाह गए हो का हमारे इकोलाई के पास में? पता चला कि कौनो रेडियो एक्टिविटी वहां पे दिखाई नहीं रहा है, कौनो रेडियो एक्टिविटी वहां पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहां पर नो रेडियो एक्टिविटी, नो रेडियो एक्टिव। ए सल्फर, हमने तुमको कहा भेजा था, कहां? इकोलाई में जाने के लिए। तुम कहां गए रे लड़का? ये गया कहां? ये गया जीवाणु भोजी के पास। बहुत गजब कर दिया। कहां भेजे थे, कहां जा रहे हो? टोटल बेवकूफ है ये तो। तभी तुम डीएनए आनुवांशिक पदार्थ नहीं हो ना, तभी तो ये आनुवांशिक पदार्थ नहीं बनाना। तो अब आते हैं अगले पार्ट में। अगले पार्ट में अब जीवाणु भोजी तैयार करवाओ, करवाओ नया जीवाणु भोजी। तुम नहीं जा सकते हो प्रोटीन, कोई बात नहीं, हम नया भेजेंगे, हम नया भेजेंगे। तो अब की बार प्रोटीन पे नहीं, दाव लगा है डीएनए पर, दाव लगा है डीएनए पर भैया। अब डीएनए कैसा वाला है? डीएनए में फास्फोरस डाले हैं, वो भी 15 और 32 वाला, मतलब रेडियो एक्टिव, कि भैया पहुंच जाइयो। और यहां पर सल्फर जो डाले हैं वो सल्फर 16 और 32 वाला डाले हैं, तो वो आसान वाला है, कोई बात नहीं, रेडियो एक्टिव है। ठीक है बबुआ। हमने साथ में डाला यहां पर इकोलाई की, जाओ इकोलाई के साथ थोड़ा तनिक तुम भी खेलाओ, देखें जरा तुम्हारा मटेरियल वहां तक जा पाता है कि नहीं जा पाता है। फिर इकोलाई को ढूंढे, इकोलाई के अंदर आनुवांशिक पदार्थ तो गया ही होगा, आनुवांशिक पदार्थ तो गया ही होगा। आनुवांशिक पदार्थ अंदर चला गया। फिर क्या किए भैया? हमने किया सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज किया, जिसे अपकेंद्रण कहते हैं। और अपकेंद्रण करने के बाद प्लेट में ढूंढने की कोशिश की। फिर प्लेट निकाला। जल्दी मुझे बताओ हल्का कौन था? जल्दी बताओ हल्का कौन था? जो भैया हल्का था वो था जीवाणु भोजी, ऊपर में मिला। भारी कौन था जी? भारी था इकोलाई, तो भारी जो इकोलाई था वो नीचे मिला। ढूंढो जरा इकोलाई के पास में है इस बार रेडियो एक्टिविटी कि किसके पास में है? तो पता चला कि यहां तो कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं है,
नो रेडियो एक्टिविटी, नो रेडियो एक्टिविटी, यहां पर कोनो रेडियो एक्टिविटी नहीं है। तो ससुरा गया कहां कि प्रोटीन में नहीं है, इस बार जीवाणु भोजी में नहीं है, कहां गया तो ई कोलाई में मिला। तो हमने देखा कि यहां पर आपको रेडियो एक्टिविटी दिखाई दी, यहां पर मिला रेडियो एक्टिव, और वो भी कौन, रेडियो एक्टिव फास्फोरस 1532 मिला है। कहां पे, ई कोलाई में। फास्फोरस किसको लेकर जा रहा था, फास्फोरस लेकर आया था डीएनए को। तो डीएनए अब की बार तुम्हें ई कोलाई के साथ में मिला, और डीएनए था किसका, जीवाणु भोजी का, मिला किसके साथ, ई कोलाई के साथ। समझे, यही है जो जा रहा है ई कोलाई में। तो इससे पता चला कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। क्यों, क्योंकि ये ई कोलाई के अंदर जाता है, यही जाता है भैया, इसी की वजह से सारा कांड होता है। ई कोलाई जा रहा है जी, कौन जा रहा है, ई कोलाई। बात समझ गए, समझ में आई मेरी बात कि ये जो गया वो गया कहां गायब हुआ, जीवाणु भोजी में तो नहीं था, हम तो ढूंढे तुमको प्रोटीन में, तुम हमको मिले ई कोलाई में। बहुत अच्छी बात है, तुम ही जा रहे हो, बस ये रही ना बात, समझ में आई मेरी बात। तो कुछ इस तरीके से हार्शे एंड चेस मेथड ने प्रूफ कर दिया कि भैया जीवाणु भोजी से, इन्होंने बताया कि जीवाणु भोजी से असल में कौन जा रहा है, तो आप बताएंगे जीवाणु भोजी से ई कोलाई में डीएनए का स्थानांतरण हो रहा है, डीएनए का स्थानांतरण होता है, और डीएनए का स्थानांतरण होता है, हैंस प्रूव्ड। यहां पे लिख लेना कि भैया हैंस डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब प्रूफ कर दिए हम कि आनुवांशिक पदार्थ है, और यही है। नेक्स्ट क्लास में इसको एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। बड़ी मेहनत की है भैया बच्चे ने, डीएनए बड़ी मेहनत की है, कहां बैक्टीरियोफाज, कहां ई कोलाई उसमें गया है, फिर सल्फर, फिर प्रोटीन, कितना कुछ हमने किया आज। समझ में आई मेरी बात, इसलिए पॉइंट आप लोग सारे बच्चे याद रख लेंगे। सारे बच्चे कमेंट सेक्शन पे एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, और ये वीडियो सभी लोगों तक भेजना कि भैया डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है, कुछ ऐसे पता चला था। साथ ही साथ में आप इसे नोट्स को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है क्या, टेलीग्राम चैनल है योगेश सर बायोलॉजी, उस पे आप प्राप्त कर सकते हैं। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन पे बताना वीडियो कैसी लगी, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बताओ हमको वीडियो कैसी आपके पास पहुंचती है। अब सबको बताना आनुवांशिक पदार्थ ऐसे ही खोज होता है। अगर कोई चीज समझ ना आई हो कमेंट सेक्शन पे मुझे बताना। लव यू ऑल, गुड नाइट।